आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ है। स्टैटिक डायनेमिक्स होता है ना, स्टैटिक मतलब कोई चीज रेस्ट में, डायनेमिक मीन्स मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में, मतलब रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में होगा उसकी हम स्टडी करेंगे, हम तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज होता है, हम चार्ज सीखने जाएंगे इसके बाद, तो चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, मतलब चार्ज रेस्ट में है। तो अगर चार्ज रेस्ट में और उस रेस्ट वाली चार्ज की हम बॉडी, जो चार्ज बॉडी है या चार्ज की अगर बात कर रहे हैं, अगर चार्ज रेस्ट में और उस चार्ज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो भी रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए, डिफाइन करिए, राइट नाउ स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या है। चार्ज समझते, चार्ज आया कहां से, चार्ज ये जो चार्ज वर्ड है ये कहां से इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब कहां से ये आया, इसको समझते हैं, ठीक। तो हुआ क्या, बहुत पुराने जमाने में ये एक्सीडेंटली, बहुत सी जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटली, धोखे से हो गई। तो एक्सीडेंटली हुआ क्या कि गिलास रॉड को किसी ने रब कर दिया सिल्क के साथ। क्या लिया, गिलास रॉड लिया, ठीक है, और इसको रब किया सिल्क के ऊपर, ठीक। ये गिलास रॉड है, इसको सिल्क में रब कर दिया। रब करने से क्या हुआ कि ये जो गिलास रॉड है, ठीक है, ये गिलास रॉड सिल्क को रब करने के बाद गिलास रॉड सिल्क को अट्रैक्ट करने लगी, ठीक है। गिलास रॉड सिल्क को अट्रैक्ट करने लगी। इवन अगर गिलास रॉड, मानिए मैंने क्या किया, गिलास रॉड भी रब किया सिल्क के साथ, फिर एक नया गिलास रॉड लिया उसको भी रब किया, फिर दो गिलास रॉड को जब आसपास में लेकर आ रहे हैं तो वो क्या, वो रिपेल कर रहे हैं। यानी कि गिलास रॉड सिल्क को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन गिलास रॉड को रिपेल कर रही है। सिमिलरली जो सिल्क है वो दूसरी सिल्क वाली क्लोथ को वो रिपेल कर रहा है दूसरे, तो सिल्क क्लोथ दूसरे सिल्क क्लोथ को रिपेल करने लगा। कब, रब करने के बाद, उसके पहले कुछ नहीं था, ना अट्रैक्ट कर रहे थे ना रिपेल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही गिलास रॉड को सिल्क में रब किया, रब करने के बाद गिलास रॉड सिल्क को अट्रैक्ट करने लगा। इवन दूसरा गिलास रॉड इस पहले वाले गिलास रॉड को रिपेल कर रहा है, यानी गिलास रॉड को रिपेल कर रहा है, सिल्क क्लोथ को रिपेल कर रहा है, बट गिलास रॉड सिल्क क्लोथ को अट्रैक्ट कर रहा है। गिलास रॉड सिल्क क्लोथ को अट्रैक्ट कर रहा है, गिलास रॉड को रिपेल कर रहा है, सिल्क क्लोथ को रिपेल कर रहा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया, ठीक है। ओके, तो लोग बाबा ने क्या बोल दिया कि ये जो रॉड है ये चार्ज हो जाती है, ठीक है, मतलब जैसे रब किया तो ये चार्ज हो गई, ठीक, चार्ज हो गई तो ये एक्टिव हो गई। मतलब चार्ज वर्ड का ही मतलब है कि जैसे नहीं बोलते कि आपको चार्ज करना पड़ेगा तब जाके आप पढ़ाई करोगे, डोज देनी पड़ेगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो अगर हमने ग्लास रॉड को रब कर दिया तो हम बोलेंगे जो ग्लास रॉड है वो चार्ज हो गई, ठीक है, ठीक। तो वहां से चार्ज वर्ड आया। चार्ज कैसे डिफाइन करें, चार्ज जो जिसको हम चार्ज समझते हैं, ठीक, उसको कुछ और भी नाम दिया जा सकता है। चार्ज नाम कैसे पड़ा, तो नाम इसी तरीके से पड़ा कि जब ग्लास रॉड को रब कर दिया तो वो चार्ज हो गई, उसमें कुछ आ गया और कुछ प्रॉपर्टी उसमें जनरेट हो गई, और वो रॉड दूसरे रॉड को रिपेल करने लगी या फिर सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट करने लगी। हम इस वाली जो प्रोसेस है रब करने पर जो हो रहा है उसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ ग्लास रॉड, मतलब ग्लास रॉड को हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। तो जो चार्ज आया और इसमें रॉड में जो कुछ भी हुआ उसी को चार्ज बोल दिया। यानी चार्ज क्या हो गया, एक प्रकार से रॉड में जो
ये रिजल्ट आ रहा है, रब करने बाद में रॉड कुछ हो जा रही है, कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगी, ठीक है। तो वो जो अलग तरीके से बिहेव करने लगी, उसी बिहेवियर को एक प्रकार से हम लोग चार्ज से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोला कि चार्ज कर दिया हमने, इस रॉड को चार्ज कर दिया, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा कि किसी ने एवोनाइट रॉड लिया, किसी और पर्सन ने एवोनाइट रॉड लिया, और एवोनाइट रॉड को कैट स्किन में या कोई भी फर्म में स्किन में रब कर दिया। तो कैट स्किन में एवोनाइट रॉड को रब कर दिया, तो हुआ क्या कि उस एवोनाइट रॉड को एक और एवोनाइट रॉड के पास में ले जा रहा है, तो वही प्रोसेस क्या, एवोनाइट रॉड को रिपेल कर रहा था, कैट स्किन को रिपेल कर रहा था। लेकिन फिर एक्सीडेंटली किसी ने क्या किया कि ग्लास रॉड को एवोनाइट रॉड के पास में लेकर आया, तो क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, यानी कि ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है, एवोनाइट रॉड को रिपेल कर रहा है। लेकिन अगर ग्लास रॉड को एवोनाइट रॉड के पास में लेकर आ रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये ग्लास रॉड एवोनाइट रॉड को अट्रैक्ट करने लगा। सिमिलरली सिल्क कैट स्किन को अट्रैक्ट करने लगा, और ग्लास रॉड कैट स्किन को रिपेल कर रहा है, जबकि एवोनाइट रॉड सिल्क को रिपेल कर रहा है। तो फिर जो लोग बाग थे उस जमाने के, उन्होंने बोला कि यार बॉडी चार्ज हो जाती है, लेकिन चार्ज भी दो तरीके से होती है। एक तरीके से अगर चार्ज हो रही है, ठीक है, तो वो इस वाले कैट स्किन को अट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन अगर दूसरी तरीके से चार्ज हो रही है, तो उसी सिल्क को, सॉरी, ये जो ग्लास रॉड है वो सिल्क को अट्रैक्ट कर रही होगी। तो एवोनाइट रॉड अगर अलग तरीके से किसी और दूसरी चीज से चार्ज की गई है, तो फिर वो रिपेल करने लगती है, यानी चार्जिंग भी दो टाइप की होती है। तो लोगों ने फिर वहां पर चार्ज को डिफाइन किया, बोला कि चार्ज क्या है, कोई भी एक बॉडी है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है, जब रब कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ करके रखा हुआ, रब करके रखा हुआ, और एक कोई रॉड है, वो रॉड अगर दूसरे रॉड को अट्रैक्ट कर रही है, या फिर ग्लास रॉड को रिपेल कर रही है, यानी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, हम बोलेंगे वो बॉडी चार्ज है। और चार्ज है तो ये जो प्रॉपर्टी, इसी को नाम दिया गया चार्ज। तो चार्ज का डेफिनेशन लिखिए, राइट, द प्रॉपर्टी ऑफ any body due to which it attract repel another body is called charge, charge is of two type। तो लोगों ने क्या बोला कि चलो मान लिया कि ग्लास रॉड है, तो इसको बोल दिया कि ग्लास रॉड में सपोर्टेड पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो दूसरी में हम बोलेंगे कि निगेटिव चार्ज, यानी सिल्क में निगेटिव चार्ज। तो एवोनाइट रॉड में क्या होगा, इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, और कैट स्किन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों ऐसा जैसे नाम दिया गया, देखो ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है, कैट स्किन को रिपेल कर रहा है, ग्लास रॉड कैट स्किन को रिपेल कर रहा है। तो ये सभी कैसे हो गए, यानी कि ग्लास रॉड में जो भी चार्ज, जिस टाइप का चार्ज बोलेंगे, अगर पॉजिटिव निगेटिव के वो चाहते उस जमाने के लोग, तो कुछ और ही बोल सकते थे, ठीक है। एक को बोल सकते अच्छा चार्ज, बुरा चार्ज, ऐसे ही बोल सकते थे, ठीक, कुछ भी बोल सकते थे। बट उस समय उन्होंने बोल दिया पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, ठीक है। हो सकता है कि साइंटिस्ट का भी कुछ हाथ हो, उस समय कुछ साइंटिस्ट डेवलप हो चुके हो, ये कहानी ऐसी बताई जाती है। तो वही कहानी मैंने बता दी आपको कि जो ऐसे एक्सीडेंटली रब किया गया, रब करने से चार्ज आया, तो चार्ज फिर बाद में क्या किया गया, उसको और मोर डिफाइन किया गया, और बोला गया कि चार्ज दो टाइप के हैं। एवोनाइट रॉड में जो चार्ज आ रहा है वो निगेटिव चार्ज है, ग्लास रॉड में जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है। ग्लास रॉड और एवोनाइट रॉड दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्लास रॉड सिल्क को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कैट स्किन को रिपेल करता है। सिल्क एवोनाइट रॉड को रिपेल करता है, इवन एवोनाइट रॉड दूसरे एवोनाइट रॉड को रिपेल करता है। तो हो गया कि जिस टाइप का इसमें चार्ज आ रहा है, मतलब एक जैसा अगर चार्ज आ रहा है तो बॉडीज रिपेल करेंगी, और अगर अलग अलग टाइप के चार्ज आ रहे हैं तो बॉडीज अट्रैक्ट कर देंगी। तो चार्ज को फिर फर्दर दो
चार्ज को और अलग दो तरीके से डिफाइन किया गया। चार्ज को बोला गया कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। आपको मैंने शायद लिखवा दिया है कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये लिखवा लिख लीजिए आप, राइट डाउन, चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये वाला डायग्राम बना लीजिए, इसमें आप दिखा दीजिए बाकायदा कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क में नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली एवोनाइट रॉड का दिखाई। तो चार्ज दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद में ये जो फिनोमेना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में उस समय आ रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था। यानी एक जैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के, अनलाइक, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पॉइंट लीजिए आप, राइट डाउन, like charges repel to each other, like charges repel to each other and unlike charges attract to each other। मतलब like चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज दो टाइप के हुए आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास एक रिलेशन बन गया, मतलब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज समझ ली। ये चार्ज के एक प्रकार से आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वही शुरुआत में हम लोग अगर चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो चार्ज एक फिनोमेना है जो ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। तो चार्ज जो कुछ भी है वो अपने को दिख रहा है, जो मतलब जो हमको दिख रहा है उसी को हम लोगों ने चार्ज वगैरह बोल दिया। फिर दो टाइप की चार्ज लगी हमको, तो हमने उनको नाम दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव दे दिया, और अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को और समझते जा रहे हैं। अब देखो चार्ज की और प्रॉपर्टीज अगर अपने को समझना है तो हमको एक्चुअली में जो एटॉमिक लेवल है वहां तक जाना पड़ेगा, ठीक। तो अब हम लोग बिल्कुल सिंपली जो थोड़ा सा हमारी नॉलेज है केमिस्ट्री वगैरह का आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी पर चले जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, और दोनों बॉडी का नाम मैं दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए एक बॉडी है एक ए बॉडी है, ठीक है, और एक और बॉडी है बी बॉडी, ठीक है। अब मैं ए बॉडी का एटॉमिक नंबर सपोज मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर जो ए का है वो है सपोज 100 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, ये जो ए जो बॉडी है, इस ए बॉडी में जो भी इसका एक एटम होगा उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 100 होंगे। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको मैं NP लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये कितने होंगे, 100 होंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne ये भी 100 होंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और एटम जो होता है उस एटम में उसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। इस चार्ज की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो वैल्यू होती है 1.6, मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ओके, कूलम साइंटिस्ट के नाम पर, कूलम साइंटिस्ट ने एक्चुअली एक फोर्स चार्जेस में वो जो फोर्सेस लगते थे उसका फॉर्मूला दिया था, कूलम्स लॉ करके होता है। तो उनके नाम पर इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट है वो डिफाइंड है। तो जो ऐसा यूनिट है इसका वो कूलम है, ठीक है, ऐसे सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो ये इतनी वैल्यू का निगेटिव में होता है, ओके। और प्रोटॉन की चार्ज की अगर बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही इतनी ही वैल्यू का होता है, लेकिन वो पॉजिटिव का होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ई को ही हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁹ लिख के चलते हैं और बोलते हैं ई क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। और हम बोलेंगे कि अगर मान लीजिए प्रोटॉन का जो चार्ज है वो है प्लस ई, और जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ठीक है, ऐसा कर दो आप, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
तो ये होता है माइनस ई, मतलब ई ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो गया माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁹, और जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है क्यूपी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, तो ये कहलाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, जो कि है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है अपना प्रोटॉन का चार्ज, निगेटिव चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हो गए हैं, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज कब होगा, फिर क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो, एक कोई भी एक एटम है, इसका अगर एटॉमिक नंबर 100 है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें 100 प्रोटॉन होंगे, 100 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, किस कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में। तो एक न्यूट्रल ए बॉडी है, एक न्यूट्रल बी बॉडी है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर 100 पॉजिटिव चार्ज है और 100 निगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, और ऐसे इसका भी मान लिया कि एटॉमिक नंबर गिवन है, चलो ये 50 है। ओके, 50 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन 50, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 50। ठीक है, टोटल चार्ज इसका भी 0। अब अगर हम बाई चांस ऐसा कर रहे हैं कि ये जो ए है, इस ए से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान चलो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ए से बी में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। देखो, अपने को पता है कि जो कोई भी, मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, सॉरी, चलो ये मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड होते हैं, जबकि प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस लग रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो, सॉरी, ये जो अंदर जो प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं, उनको निकालना कठिन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने बोला ए से कुछ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर मैंने बी को दे दिया। ए से अगर बी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो जो बॉडी ए है इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो अभी भी 100 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए तो ये हो जाएंगे 98। जबकि बी बॉडी में क्या होगा, बी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 50 रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 52। अब देखो, इस समय जो ए बॉडी है इसमें इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो प्रोटॉन डोमिनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोमिनेट कर रहा है, यानी जो ए बॉडी है उसके पास चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज कैसा आएगा, प्रोटॉन डोमिनेटेड, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसके करस्पॉन्डिंग, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग, यानी 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहां पर ट्रांसफर हो गए तो 2 प्रोटॉन का चार्ज डोमिनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने बताया कि दोनों का सेम वैल्यू का होता है, प्रोटॉन का जितना वैल्यू का होता है इलेक्ट्रॉन का भी उतना ही होता है, लेकिन निगेटिव साइन का होता है। दोनों रहते हैं अगर अवेलेबल तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन डोमिनेट कर रहे हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर रहा है, यानी जो बॉडी भी है उसमें जो चार्ज आएगा वो चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव का आ जाएगा, 2e, इतना चार्ज निगेटिव का हो जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई है, और जो बी बॉडी हो गई है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई है। ठीक है, ओके, तो ये डायग्राम आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद लिखिए, देखो क्या लिखना है आपको। आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो चार्ज जनरेट हो रहा है जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। ओके, तो होता क्या था, जब वो कैट स्किन को रब करते थे हम लोग, इवेनाइट रॉड को कैट स्किन में, या ग्लास को हम लोग सिल्क में रब करते थे, तो रब करते समय क्या होता था, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते थे। तो यहाँ पर जो चार्ज है, वैसे तो हमने क्या देखा है, प्रॉपर्टी से डिफाइन कर लिया, अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल मतलब लॉजिकल में डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि चार्ज क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग ऑफ बॉडी बोलेंगे, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं चार्ज जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख लीजिए आप, राइट डाउन स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए, राइट डाउन चार्ज जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज जनरेटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद में पॉजिटिव चार्ज कब हुआ? जब उस बॉडी में प्रोटॉन बढ़ गए या प्रोटॉन उतने ही बढ़े नहीं है, प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इफेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि प्रोटॉन डोमिनेट करने लगा, यानी नंबर प्रोटॉन डोमिनेट कर रहा है लेकिन प्रोटॉन बढ़ नहीं रहे, प्रोटॉन उतने ही है। यानी हो क्या गया कि जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वो कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं तो इफेक्टिवली लग क्या रहा है कि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब प्रोटॉन डोमिनेटेड फील हो रहा है और आपका बॉडी में चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन वो क्या है रियल में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में कम हो जाते हैं इसको क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, ऐसे नहीं बोलते डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, इससे कुछ कुछ हो जाता है, तो फिर इसमें भी एक बीमारी लग गई, इसमें क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, उसमें चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को फिर से डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोलेंगे कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी है, तो हम बोलेंगे वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी। ठीक है, लिखिए आप, राइट डाउन, इफ अ बॉडी हैव deficiency of electron, then it is said to be positively charged body. Then it is said to be positively charged body. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट डाउन, इफ अ बॉडी हैव excess of electron, if a body have excess of electron, then it is said to be negatively charged body, then it is said to be negatively charged body. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों को ही हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ठीक, अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो गई, कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हुआ। तो अगर आप ओवरऑल सोचो तो इसमें जितना डिफिशियंसी आया उतना यहाँ पे एक्सेस हो गया, यानी ओवरऑल दोनों को अगर मिला के सोचें, यानी इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम में ले लेता हूं तो इस सिस्टम में पहले दोनों न्यूट्रल थे, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो अभी भी नेट चार्ज जीरो है, यानी शुरुआत में अगर नेट चार्ज जीरो था तो अभी भी जीरो है, या शुरुआत में इसमें चार्ज रहा होता, मान लीजिए इसमें रहा होता 20 कूलम और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से, अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसका चार्ज और बढ़ जाएगा प्लस में, ठीक है, और इसका निगेटिव में आ जाएगा कुछ, तो ओवरऑल पूरी सिस्टम के मिलाकर जो चार्ज है वो जितना ओवरऑल शुरुआत में था हमेशा उतना ही रहेगा, यानी कि पूरे सिस्टम को अगर मिला दें तो इन दोनों में जो चार्ज है वो ओवरऑल जितना शुरुआत में हमेशा उतना ही रहेगा। यानी कि अगर हम 2 बॉडी का और 10-15 बॉडी ले लें, एक का चार्ज दूसरे में दे, दूसरे का तीसरे में दे, तो भी हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल पूरे सिस्टम का चार्ज हमेशा सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मतलब कंजर्व रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद आ रहा है? ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि एक बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हो रही है तो साइमल्टेनियसली दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और ओवरऑल दोनों को अगर एज ए सिस्टम कंसीडर करते हैं तो नेट चार्ज जीरो रहता है। ठीक है, जीरो नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली में, जो शुरुआत में है वही रहेगा। मैंने शुरुआत में दोनों को न्यूट्रल बोल दिया था, यानी शुरुआत में मेरा चार्ज जीरो था, तो जीरो तो हमेशा जीरो रहेगा। और शुरुआत में अगर इसमें मान ली 10 कूलम है, इसमें चलो 5 कूलम है, दोनों को मिलाएं कितना हो गया? 5 + 10 15 कूलम हो गया। तो यहाँ से चार्ज मान लीजिए कि मैंने 1 कूलम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, यहाँ निगेटिवली चार्ज बढ़ जाएगा। 5 था तो -1 से 4 हो जाएगा, और यहाँ से ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ 10 था तो 11 हो जाएगा, ओवरऑल 15 ही रहेगा। यानी उस सिस्टम का चार्ज हमेशा
कंजर्व रहता है। तो एक पॉइंट लिखिए, हम लोग धीरे धीरे ये जो सारे जो पॉइंट लिख रहे हैं ये एक्चुअली में चार्ज की प्रॉपर्टी ही लिख रहे हैं। जैसे चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव लाइक लाइक जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज ही सीख रहे हैं। तो अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्ज है वो कंजर्व है। ठीक है, लिखिए, राइट डाउन, चार्ज ऑफ यूनिवर्स रिमेन कंजर्व। This is called conservation of charge. This is also called conservation of charge. This is also called conservation of charge. ठीक है, अगला पॉइंट देखो जरा। अगर मान ली मैंने ए बॉडी से दूसरी वाली बी बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन हम कितने ट्रांसफर करेंगे? या तो एक कर देंगे, या दो कर देंगे, या 10, 20 ऐसे करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं करेंगे कि आधा काट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, आधा बचा लिया। ऐसा नहीं कर सकते ना। या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या 2 करेंगे, 3 करेंगे। ऐसा थोड़ी करेंगे 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड थोड़ी नहीं कर सकते। ओके, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो डिवाइड मतलब वो तो डिवाइड होता नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो या तो एक करेंगे, या दो करेंगे, मतलब कोई नंबर करेंगे। माने कि अगर मैं 2 की जगह 3 करता तो यहाँ कितना आ जाता? 3e, तो यहाँ पर -3 आ जाता। अगर मैं 5 करता ट्रांसफर तो 5 आ जाता। अगर मान लिया कि मैंने n ट्रांसफर कर दिए तो चार्ज कितना आ जाएगा? ne आ जाएगा। यानी कि कोई नंबर टाइम्स ऑफ e। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? जब भी कोई चीज नंबर के हिसाब से होती है, ठीक है, वो चीज कोई इंटीजर, ये n भी क्या होगा? इंटीजर होगा, 1 2 3 5 ऐसा होगा, कोई नंबर होगा। ठीक, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी चीज का। अगर जैसे मान लीजिए चार्ज है, ई वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, इस टाइप की जब भी चीज रहती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम लोग क्या बोलेंगे? वो जो स्टूडेंट है किसी क्लास में, वो ऐसे होंगे कि या तो 5 स्टूडेंट होंगे, या किसी क्लास में 10 स्टूडेंट होंगे। किसी क्लास में ऐसा नहीं होगा कि 10.5 10.5 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, आधा स्टूडेंट कट करके नहीं कर सकते। ठीक, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है किसी क्लास की स्ट्रेंथ है वो कैसा है? क्वांटाइज है। ठीक है, मतलब एक फिक्स वैल्यूज के मल्टीपल में है, या तो 5 या 10 या ऐसा। तो जब भी ऐसा कोई नंबर का मल्टीपल आता है, यानी कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी नंबर के साथ में मिलकर, मतलब ये इतने वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर n इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज हो गया, n इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग अगर चार्ज हो गया, तो हम बोलेंगे जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जब भी ऐसा होता है कि कोई चीज इंटीग्रल मल्टीपल आती है किसी पर्टिकुलर पैकेट के फॉर्म में, ऐसे आपने पढ़ा होगा कि लाइट की जो एनर्जी होती है, फोटोन जो होते हैं, ठीक है, फोटोन के फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्वांटाइज होती है। टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है n इंटू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, NHF, ऐसे पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ, ये सब आपने क्वांटम नंबर्स बहुत चीजें पढ़ी होगी। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज जो है वो क्वांटाइज होगा। तो यहाँ आपने ऐसे लिखा होगा, अगर बाजू में जगह है तो वहीं पर आपने दीजिए Q इक्वल टू NE, और अगला एक पॉइंट बनाकर आप स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखिए आप। राइट डाउन charge on a body is quantized. Charge on a body is quantized. That is, total charge is an integral multiple of electronic charge. Total charge is integral multiple of electronic charge. ठीक है, उसके नीचे एक बार और लिख लीजिए इसको, Q इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखा ना, उसमें लिख लीजिए Q इक्वल टू NE। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग।
अच्छा, एक क्वांटाइजेशन पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, राइट डाउन अ प्रॉब्लम, राइट डाउन some charge is given to a body identify which of the following is charge of body. (1.6 into 10 raised to power minus 20 coulomb, 1.6 into 10 raised to power minus 18 coulomb, 2.4 into 10 raised to power minus 19 coulomb, 2.4 into 10 raised to power minus 20 कूलम। आपको बताना है एक बॉडी है, उसको चार्ज दिया गया, तो चार्ज कौन सा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगेगा कि भाई बॉडी में चार्ज दिया गया, हम कैसे बताएंगे, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हमको क्या कि हर एक ऑप्शन में चेक करना है कि इनमें से पॉसिबल कौन सा है। पॉसिबल होगा इस टाइप का, n इंटू ई टाइप का होगा, ई अपने को पता है, ई के हिसाब से। तो देखो पहले वाले को अपने को ई के टर्म में लिखना है। ई क्या होता था, ई होता था अपना 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19, यहाँ है माइनस 20। तो एक काम कर सकते हैं, -1 अगर मैं अलग कर दूं 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1, ठीक है, -1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1/10। इसको अगर मैं अलग कर दूं तो मैं इस वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, यानी इसको हम लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाई 10। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, यानी कि ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ऐसा तो चार्ज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये हो गया आपका, इसको क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19, और यहाँ पर माइनस 18 है, 18 और माइनस 19 -1, ये +1 ले करना पड़ेगा, इंटू 10 रेज़्ड टू पावर +1 करेंगे, तो ये 1 और ये 1, -19 1 ऐड होकर क्या बचेगा, -18 बचेगा, ठीक है। तो +1 का मतलब हो गया सिर्फ 10, यानी ये हो गया अपना 10 इंटू ई, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, यानी ये तो आंसर करेक्ट है ही। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं, बाकी भी चेक कर रहा हूं मैं। 2.4, तो 2.4 को 1.6 के टर्म में लिखना है, ओके। तो 2.4 देखो जरा, ये 8 3 या 24 होता है, ठीक है, 8 3 या 24 होता है, और 8 2 या 16 होता है, तो उसके हिसाब से इसको लाया जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1.6 डिवाइडेड बाई 2। 1.6 में अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0.8 हो जाएगा, और इंटू अगर मैं 3 कर दूं, इंटू 3, तो ये 2.4 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2.4 को लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1.6, और बाकी क्या है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19, यानी ये हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ ई, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इस वाले में इसको भी हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 20, तो माइनस 19 इंटू -1, यानी ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई 20e, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लें कि पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो मैं अगर ऐसा देता आपको कि 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 अगर मैं देता, तो
-18 होता तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग 3/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−18 और -18 को जब -19 लाना पड़ता तो यहाँ पर -19 तो इंटू 10 करना पड़ता और इंटू 10 करने पर ये क्या हो जाता है, ये 2 से 10 कैंसिल होकर 5 हो जाता है इंटू 3 यानी हो जाता है 15e। यानी कि अगर ऐसा होता तो ये भी पॉसिबल होता, ठीक है। लेकिन ऑप्शन मतलब सिंगल करेक्ट है अगर तो एक ही ऑप्शन ढूंढना है तो वो बाकी के ऑप्शन आपको जानबूझ के ऐसे देंगे जिसमें नहीं हो रहा होगा। इवन मेरे ख्याल से 1.6 भी नहीं दिखाएंगे, वो 2.4 करके डालेंगे जिससे कि आपको ऐसा कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन हो गया जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आ रहा है। अच्छा, वैसे इलेक्ट्रॉन का मास तो आपने सीखा हुआ केमिस्ट्री में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये सब पढ़े होंगे आपने, सबसे पहले लेक्चर में ही सिखाया जाता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वैसे, लेकिन जब हम लोग एटम की मास की बात करते हैं हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस का ही काउंट कर लेते हैं, ठीक। लेकिन फिजिक्स में मान लिया ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए आप, राइट डाउन a positive charge of 20 coulomb is given to a body, then its mass, option A, decreases, option B, increases, option C, remains same, and D, none of these. Okay, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे तो आपको बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर निगलेक्ट नहीं करना है आपको, उसको सोच के इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करते हुए बताना है कि आंसर क्या होगा। तो देखो 20 कूलम चार्ज उस बॉडी को दिया गया, तो चार्ज अगर दे देंगे तो बताओ जरा उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। 20 कूलम चार्ज अगर हम बॉडी को दे देंगे तो बताओ क्या होगा, मास कम होगा या फिर मास बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली में बोला जा रहा है कि 20 कूलम चार्ज दिया गया, लेकिन कैसा चार्ज दिया गया, पॉजिटिव। तो एक्चुअली कुछ दिया नहीं गया, उस बॉडी से 20 कूलम के करस्पॉन्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे उतने निकाल लिए गए हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो भी मास होगा उस बॉडी का उतना मास डिक्रीज हो जाएगा, यानी आंसर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ए आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो ए को आपको टिक करना है, ए आंसर हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर ए होगा, ठीक है। बॉडी का मास डिक्रीज होगा। अब देखो किसी भी बॉडी में चार्ज को जनरेट करने के लिए एक तो हो गया हम लोग रब कर दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रिक्शन पढ़ चुके हम लोग। तो फ्रिक्शन से जो आने वाला फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रैक्शन वो वाला 1/2 ऐसा वो फ्रैक्शन बोल गया था, सॉरी फ्रिक्शन चार्ज, ओके। तो फ्रिक्शनल चार्ज का मतलब क्या होगा कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी में रब किया, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा, तो दोनों बॉडी चार्ज हो गए। इस प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग ऑफ बॉडी बोलेंगे और बोलेंगे इस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एक और भी तरीका है, इसको बोलते हैं लोग इंडक्शन। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी है लेकिन कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक। एक न्यूट्रल बॉडी है बट कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होनी चाहिए। एक कंडक्टिंग बॉडी है जो कि न्यूट्रल है और इस बॉडी के पास में अगर मान लिया कि मैं एक कोई चार्ज लेके आ रहा हूं, मान लीजिए कि मैं पॉजिटिव चार्ज इसके पास में लेके आ रहा हूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो बॉडी है जो कि कंडक्टिंग और न्यूट्रल है, तो इसमें क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है, बट जैसे ही हम लोग एक पॉजिटिव बॉडी को इसके पास में लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं इंडक्शन, मतलब इंड्यूस हो रहा है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब आप ये वाला पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आप किसी तरीके से हटा देते हैं, ठीक, कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे एक और बॉडी टच कर दीजिए, ठीक है, या हाथ ही टच कर दीजिए, तो कोई और बॉडी टच करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस बॉडी में चला जाएगा, मतलब उधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अगर खत्म हो गया, इस पूरी बॉडी में कैसा रह जाएगा, निगेटिव रह जाएगा। इसको फिर दूर ले जाएंगे तो भी ये जो बॉडी है उसमें निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक तरीके और भी, मानिए एक बॉडी हमारे पास चार्ज हो गई, इसमें सपोर्टेड पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी को दूसरी बॉडी में हम लोग टच कर दें, दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी उसमें टच करेंगे तो टच करते ही क्या होगा, इसका इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा जाएंगे और इसमें ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर दोनों को अलग अलग कर देंगे हम लोग, तो बोलेंगे दोनों में चार्ज आ गया, कुछ कुछ मतलब इसका जो चार्ज है कुछ इसमें चला जाएगा, दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाएंगे। तो चार्ज हम लोग, ये भी एक प्रकार से इंडक्शन हो गई, यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया, खिंचकर इधर आ गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस तरीके से इंडक्शन से क्या हो गया कि चार्ज जनरेट हो गया। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी इंडक्शन की वजह से भी हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज जनरेट हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, न्यूट्रल को भी चार्ज कर दिया किसी चार्ज ऑलरेडी चार्ज बॉडी से, तो फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, या फिर अपने पास कोई एक चार्ज बॉडी अवेलेबल है तो उसकी हेल्प से हम लोग न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को टच करके भी कर सकते हैं। कई और भी तरीके से, इसको यहाँ पर हम अर्थ कर देंगे, अर्थ कर देंगे क्या, अर्थ इलेक्ट्रॉन भेज देगा, इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, यहाँ का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और ओवरऑल चार्ज निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, ठीक। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है चार्जिंग ऑफ बॉडी, ठीक। यहाँ पर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो दूसरी निगेटिवली चार्ज हो जा रही है, ठीक है। तो हम लोग इंडक्शन की हेल्प से भी बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, चार्ज कैन आल्सो बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, मतलब इंड्यूस करके भी हम लोग चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आ जाइए आप, एक साइंटिस्ट थे कूलम्स, उन्होंने लॉ दिया जिसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं। ये चार्ज बॉडीज के लिए है, लेकिन बॉडीज कैसे होनी चाहिए, चार्ज बॉडीज पॉइंट चार्ज होनी चाहिए। तो मानिए एक बॉडी है, इसमें चार्ज है पॉजिटिव का, सपोर्टेड Q1 चार्ज है, दूसरी बॉडी इसमें चार्ज है सपोर्टेड Q2, दोनों ही मान लें कि बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अपने को पता है कि ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। तो ये जो पॉइंट चार्ज है इनका एक मैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बना दे रहा हूँ। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, ठीक है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो या तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल कब करेंगे, जब लाइक चार्ज होंगे, लाइक का मतलब सेम साइन के होंगे, वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये मान लीजिए +20 कूलम है, ये +50 कूलम है, तो भी दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है, ओके। ऐसे ही यहाँ पर अनलाइक चार्ज दे रहा हूँ, अनलाइक चार्ज का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ओके। यानी कि अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, या फिर Q1 निगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है तो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो चार्ज हैं जो कि एक सेम साइन के हैं, ठीक है, सॉरी अपोजिट साइन के हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम साइन वाले चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो अपने पास दो टाइप के चार्ज हो गए, मतलब दो टाइप के चार्ज ऑलरेडी थे, उनसे हम लोगों को ये ऑलरेडी पता था कि फोर्स कैसा लगेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन अपने को पता है कैसा फोर्स लगेगा, ओके। ये डायरेक्शन हमेशा किसके अलावा होगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग का अलावा होगा। तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कूलम्स ने जो बताया था वो एक्चुअली में डायरेक्शन के बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं बताया, उन्होंने किसके बारे में बताया, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू इसको सेम रखा, इस चार्ज की वैल्यू बदली,
1 कूलम रखा, फिर 2 कूलम रखा, 5 कूलम रखा। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जा रहा है, जो फोर्स लग रहा है इस साइड को, ये वाला जो फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू को इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी ऑब्जर्व किया, रिपेल कर रहे हैं तब भी वैल्यू को ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या फाइंड आउट किया कि ये जो फोर्स है वो चार्ज Q1 के, सॉरी ये जो Q2 है उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने फिर इसको कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, और इसकी वैल्यू को बदला कि 1 कूलम, 10 कूलम, 5 कूलम ऐसे रखा, तो भी उन्होंने सेम ऑब्जर्वेशन पाया। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते हैं, मैंने चार्ज को डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, यानी चार्ज Q1 के भी प्रोपोर्शनल है, Q2 के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है R, उसको चेंज करके देखा, तो उनको उल्टा ऑब्जर्वेशन आया। इन्होंने R को जब डबल कर दिया तो जो फोर्स है वो 1/4 हो गया, यानी कि R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स आया। तो उन्होंने एक लॉ दिया, उसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं, डाटा हेडिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है, डाटा हेडिंग कूलम्स लॉ। और जो ऑब्जर्वेशन है उसको पहले एक बार लैंग्वेज में लिखिए, राइट डाउन, राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू कूलम्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज जरूर लिखना, इज proportional to magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between charges, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारा जो फोर्स है वो इन तीनों चीजों के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने जो फोर्स है उसकी वैल्यू कैसे लिखा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन R²। ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। फिर उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला, तो उसको उन्होंने K से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल K ले रहा हूं मैं, कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर दिया और लिखा कि जो हमारा फोर्स होगा वो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। फिर उन्होंने क्या किया कि इस K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट से फाइंड करने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने मान लिया डिस्टेंस रख दिया 1 मीटर और एक चार्ज रखा 1 कूलम, और चलो दूसरा भी 1 कूलम रखा, तो 1 1 और 1², यानी यहाँ तो 1 आ गया, तो फोर्स जितना लग रहा था उसी को उन्होंने K बोल दिया। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन से ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट किया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की जो वैल्यू है वो आ गई 9 इंटू 10⁹। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कैलकुलेशन किया, उससे उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K होता है वो हो जाता है आपका 9 इंटू 10⁹। और यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली देखो R², R क्या होगा मीटर स्क्वायर, और ये जो कूलम स्क्वायर, तो कूलम यहाँ अपॉन में ले जाइए, F को न्यूटन लिखेंगे तो न्यूटन अपॉन कूलम स्क्वायर इंटू R², यानी ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K का वैल्यू। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ तक ऐसे बताया था, बाद में पता चला कि ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एयर में किया, तो एयर या फ्री स्पेस उसके लिए K इतना होता है, लेकिन यही अगर दो चार्ज हम लोग वाटर के अंदर ले जाते हैं, प्योर वाटर के अंदर या किसी और मीडियम के अंदर ले जाते हैं, तो K बदल जाता है। ठीक है, K बदल जाता है तो K मीडियम पर डिपेंडेंट आने लगा। तो फिर बाद के साइंटिस्ट लोगों ने K जो है उसको और रीडिफाइन किया और उन्होंने बोला कि ये मीडियम पर डिपेंडेंट होता है, तो उन्होंने इसको इस तरीके से लिखा, एक मीडियम पर डिपेंडेंट एक टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बोला K की वैल्यू होती है 1/4 पाई
एप्सिलॉन, और उन्होंने एप्सिलॉन को बताया कि जो एप्सिलॉन है वो कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम कितना परमिट कर रहा है अट्रैक्शन के लिए या रिपल्सन के लिए, यानी कि चार्ज में लगने वाले फोर्सेस को कितना परमिट कर रहा है, उसके हिसाब से नाम दिया गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सॉरी फ्री स्पेस नहीं, मीडियम ऑफ मीडियम, मतलब जो भी मीडियम है उसकी परमिटिविटी। हाँ, अगर मीडियम अपना फ्री स्पेस है, मीडियम अगर अपना फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है, ठीक है, या फिर एयर है, एयर है, तो उसके लिए जो परमिटिविटी है उन्होंने उसको अलग सिंबल दे दिया, उसको बोला एप्सिलॉन नॉट, एक जीरो लगा दिया इससे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट मतलब हो गया फ्री स्पेस हो गया, ठीक, वैक्यूम हो गया। तो वैक्यूम फ्री स्पेस या फिर एयर को भी फ्री स्पेस जैसा कंसीडर किया गया। तो एयर, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की जो परमिटिविटी उसको रिप्रेजेंट किया गया एप्सिलॉन नॉट। और उन्होंने बोला जो के था अपना, अगर फ्री स्पेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यानी जो 9 × 10⁹ है ये किसके लिए आया कि ये आया फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए के का वैल्यू आया 9 × 10⁹, और के जो है वो है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो के है वो हो गया अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹। तो इस के को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में या फिर एप्सिलॉन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वाला जो के है ये किसका हो गया, फ्री स्पेस का के हो गया, और ये के किसका आया, मीडियम का के आया। अब देखो ये जो दोनों एप्सिलॉन है इनके रेशियो को, यानी एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस, इसके रेशियो को एक नया नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब जिस मीडियम का हम लोग ऐसा रेशियो ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ, उसका रिलेटिव परमिटिविटी, तो ये कहलाता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और किसकी परमिटिविटी, जिसका यहाँ एप्सिलॉन है उस मीडियम की, ऑफ मीडियम, यानी जो भी मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर कहलाएगा। एप्सिलॉन आर हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इन दोनों का रेशियो है रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जो एप्सिलॉन है, ठीक, इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन रिलेटिव इनटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी मीडियम का, एक काम करो मैं के को के मीडियम और के नॉट मतलब फ्री स्पेस ऐसे कर देना, आप ऐसे थोड़ा कर दीजिए अलग लगेगा। तो जो के ऑफ मीडियम कोई और मीडियम है, तो उस मीडियम के लिए क्या आता था अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन आता था यहाँ पर। तो एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन रिलेटिव, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं हम लोग इसको 9 × 10⁹ अपॉन एप्सिलॉन रिलेटिव। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एप्सिलॉन रिलेटिव डिफाइन क्यों कर दिया, क्योंकि अपने को के की वैल्यू पता है, कूलम्स बता के गए अपने को, कितना बता के गए ये वाला वैल्यू, लेकिन उन्होंने ये वैल्यू किसका बताया, फ्री स्पेस का बताया। उन्होंने के जो यूज किया था वो फ्री स्पेस का के यूज किया था, और उनका जो फ्री स्पेस का के था वो ऑलरेडी अपने को पता है कि 9 × 10⁹ है। तो अगर के नॉट पता है तो किसी और मीडियम का के पता करना है, तो सीधे सीधे किसी और मीडियम का के क्या हो जाएगा, के नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दीजिए। तो रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 20 है, तो उसके लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ अपॉन 20 हो जाएगा। इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी को फिर से फर्दर डिफाइन किया गया। अदरवाइज क्वेश्चन में माने कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम गिवन है, तब तो आप वहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मानिए कि आपको ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू पता करनी है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका फॉर्म ले जाइए, 4 पाई की वैल्यू डाल दीजिए, वो वैल्यू भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। पावर ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, एप्सिलॉन नॉट का जो पावर है वो नेगेटिव वगैरह में आएगा। तो यहाँ से हम लोगों को ये कूलम्स में इस तरीके से
डिफाइन किए। अच्छा, ये जो डिफाइन किए किसके लिए डिफाइन किए? पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइन किए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्ज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर बड़ा चार्ज है तो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि एक बड़ी बॉडी है, ठीक, एक और बड़ी बॉडी, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी में छोटा सा एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेंगे और इसमें भी कहीं ना कहीं पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। और इन दोनों पॉइंट चार्ज में तो हम लोग कर ही सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और पॉइंट चार्ज लेंगे, उसमें फोर्स निकालेंगे, फिर एक और लेंगे, ऐसे सब देते जाएंगे और हर एक का फोर्स निकाल लेंगे तो पूरी बॉडी पर फोर्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी सारे चार्ज ले लेंगे, उनसे फोर्स लगाएंगे और सारे फोर्सेस को जब ऐड कर देंगे यानी इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फोर्स अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तो कॉपी कर चुके हैं, तो आप लिखिए पॉइंट किया स्टार बनाकर, ठीक है। राइट डाउन, although Coulomb's law it is defined for point charges, but we can find out forces between distributed charged body with the help of integration. With the help of integration. तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लें कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि एक रॉड में ऐसे रॉड है और इस रॉड में पूरे में चार्ज फैला हुआ है, चलो पॉजिटिव चार्ज। रॉड का लेंथ है L और यहां से L डिस्टेंस पर एक है अपने पास पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू है Q1 और ये जो पूरा जो टोटल चार्ज है इसका वैल्यू है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q की वजह से Q1, चलो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों रिपेल करेंगे बॉडीज। लेकिन कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर एक फायदा हो गया कि दोनों बॉडी में एक बॉडी तो पॉइंट चार्ज है, तो दूसरी बॉडी में भी अपने को पॉइंट चार्ज अगर ले लें तो कूलम्स लॉ निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मुझे Q1 में नेट फोर्स निकालना है Q की वजह से, तो मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो लिखिए प्रॉब्लम, राइट डाउन, फाइंड आउट force acting on Q1 due to capital Q। इस कैपिटल Q की वजह से Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो जरा फाइंड कर लेते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। तो अपने को क्या चाहिए, एक पॉइंट चार्ज चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से, क्योंकि दोनों चार्ज की बीच की डिस्टेंस अगर पता है तो वो जो डिस्टेंस उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या है अपना, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R था दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से मैं डिस्टेंस दे रहा हूं, तो यहां से मैं x डिस्टेंस पर अगर मैं एक छोटा सा चार्ज दे रहा हूं dx लेंथ का, तो ऑब्वियसली इसका जो चार्ज होगा इस वाले छोटे से पार्ट का, इसका चार्ज, ये चार्ज भी बहुत कम होगा। तो उस चार्ज को मैं बोल दे रहा हूँ dq चार्ज। dq चार्ज की वैल्यू अगर निकालनी है तो dq चार्ज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे, कैपिटल Q चार्ज L लेंथ पर है तो dx लेंथ पर चार्ज क्या होगा, कैपिटल Q चार्ज है L लेंथ पर तो dx लेंथ का चार्ज क्या होगा, Q/L इंटू dx, ठीक है। ये हो गया Q/L हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ का चार्ज क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ चार्ज dq, ठीक है। जो एलिमेंट है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज dq मिल गया। अब dq तो पॉइंट चार्ज है, जरा सा है, वही मैंने दिखाया तो बहुत बड़ा, लेकिन ये है पॉइंट चार्ज छोटा सा, ठीक।
और ये भी अपना पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्ज में आप कंफ्यूज मत हो जाना। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ऐसा चार्ज जिसका वैल्यू बहुत, मतलब वैल्यू कितना भी है उसका कोई लेने देना नहीं, साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक बहुत छोटी सी बॉडी में एक पॉइंट में 100 कूलम चार्ज है और एक बड़ी सी बॉडी में मान लिया कि 10 कूलम चार्ज है, तो ये 100 वाला ही पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा। बड़ी बॉडी वाले को पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, फैला हुआ चार्ज। तो फैले हुआ चार्ज 1 कूलम भी हो सकता है, 10 कूलम भी हो सकता है और पॉइंट चार्ज ज्यादा वैल्यू का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा Q चार्ज हो गया, ये भी पॉइंट चार्ज हो गया और Q1 तो पॉइंट चार्ज है ही, भले वो ज्यादा वैल्यू का Q1, उससे कोई लेने देना नहीं। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्ज होगा। तो कूलम्स लॉ क्या था अपना? कूलम्स लॉ था कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K तो कॉन्स्टेंट है, अगर वैक्यूम होगा तो पता है अपने को, कोई और मीडियम होगा तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगा, वहां से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। एक काम करिए, जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसी के आगे ऐसा ही स्मॉल के लिख दीजिए और स्मॉल के को ब्रैकेट में लिख दीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअली में इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अभी मैं सोच रहा था नहीं बताता हूँ, लेकिन जब हम लोग शीट वगैरह या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपकी जो शीट में क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ये टर्म यूज हो सकता है एप्सिलॉन आर की जगह। एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसको डिफाइन अलग तरीके से किया जाता है, कैपेसिटर में किया जाता है डिफाइन, तो उसको मैं कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर अभी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन है दोनों एक ही चीज, मतलब एप्सिलॉन आर की जगह क्वेश्चन में के दे सकते हैं, तो वो जो एप्सिलॉन आर आपने जहाँ लिखा है वही इक्वल टू के भी लिख दीजिए उसको, और ब्रैकेट में दीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्मॉल के और ये कैपिटल के इक्वल टू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन। ठीक है, और अगर फ्री स्पेस है के नॉट तो क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उसी को कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ऐसे हम लोगों ने सब चीजें सीख रखी थी, तो के तो ऐसे ही रहने दी, जो भी मीडियम होगा उसके साथ किया जाएगा। Q1 की जगह क्या आ गया? ये वाला DQ, और Q2 की जगह क्या आ गया? Q2 की जगह Q1 आ गया, अपॉन R की जगह क्या आ गया? X आ गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस X हो गया, अपॉन X स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो फोर्स लग रहा है Q1 पर, ये फोर्स पूरे कैपिटल Q की वजह से नहीं लग रहा है, छोटे से पार्ट की वजह से लग रहा है, तो इसको मैं DF लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी DF इक्वल टू हो गया K DQ Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे DQ लिखना है, ये वाला वैल्यू, इसको मैं लिख दे रहा हूं K कैपिटल Q अपॉन L, और Q1 पहले से है, DS में अलग दूर लिख दे रहा हूं, अपॉन X स्क्वायर। तो ये हो गया F अपना। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर निकालना होगा तो अपने को दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में नेट फोर्स की वैल्यू को अगर इंटीग्रेट करना है तो x कहां से कहां लेना पड़ेगा? x लेना पड़ेगा L से लेके 2L। देखो ध्यान से देखो, यहां से x स्टार्ट हो रहा है, मतलब चार्ज यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी x की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? L, ये वाली दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाला L, ये वाला L। ठीक है, तो L से x को स्टार्ट करना है, कहां तक ले जाना है? 2L तक, तो x का लिमिट हो जाएगा L टू 2L। अच्छा, जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर लेते हैं, K कैपिटल Q Q1 अपॉन L, ये बाहर हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया? dx अपॉन एक्स स्क्वायर L टू 2L। ठीक है, चलो जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अपने को नेट फोर्स F इक्वल टू मिल जाएगा K Q Q1 अपॉन L। ठीक है, और एक्स स्क्वायर जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं x⁻² dx L टू 2L। तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा आपका, इसको हटा दे रहा हूं, ये आ जाएगा K Q Q1 अपॉन L। x⁻² का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, लिमिट L टू 2L। K Q Q1 अपॉन L, तो ये हो जाएगा x⁻1 अपॉन -1 L टू 2L। -1 को बाहर कर दीजिए तो माइनस K Q Q1 अपॉन L, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 अपॉन X L टू 2L।
माइनस के Q1 अपॉन L, लिमिट लगा देंगे अगर हम एक बार अपर लिमिट लेंगे यानी 1/2L माइनस 1/L। ओके, तो माइनस को चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, फिर देखेंगे क्या करना है। एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, 2L एलसीएम, तो 1 माइनस 2 ऐसा हो जाएगा कि माइनस 1/2L आएगा, यानी कि अपने को मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कि Q1 अपॉन 1/2L, माइनस हट गया तो ये वाला L था, तो ये जाएगा 2L स्क्वायर, 2L स्क्वायर, ठीक है, 2L स्क्वायर हो गया। यानी आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया अपना Q1 अपॉन 2L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, इसको इंटीग्रेशन से बचने के लिए मान लीजिए कि अगर आपने ऐसा सोचा कि यार एक काम करते हैं, ये जो कैपिटल Q इसको ऐसा सोच लेते हैं, यहाँ पर है कैपिटल Q और यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ पर है Q1। अगर हम यहाँ पर सोच लेते हैं कि कैपिटल Q सेंटर पर है, तो ये डिस्टेंस हम डायरेक्टली ऐसा सोच सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 3L/2 और उसके हिसाब से जब फोर्स निकालेंगे, यानी हमने क्या सोच लिया, हमने ऐसा सोच लिया कि यहाँ पर है कैपिटल Q और यहाँ पर है Q1 और हम लोग अब डायरेक्टली फोर्स निकाल ले रहे हैं, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो 3L/2 होल स्क्वायर। अगर ऐसा हमने कर दिया और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी Q1 अपॉन R स्क्वायर। R हम लोगों ने अगर ऐसा ले लिया तो क्या उतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब बॉडी के सेंटर पर, जैसे बॉडी के सेंटर पर मास अज्यूम करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, ऐसे इसको हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इवन इसको हम पता कर सकते हैं कि Q को कौन सी जगह रखना चाहिए कि आंसर आ जाएगा, जब इसके पता करना चाहते हैं उस पॉइंट को फिर हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कूलम्बिक फोर्स। मतलब पूरे Q को किस पॉइंट पर अज्यूम किया जाए। ऐसे ग्रेविटी के केस में भी होता है, ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ऐसे यहाँ पर सेंटर ऑफ कूलम्बिक फोर्स, मतलब कूलम्बिक फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है, उस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर पूरे चार्ज को रख दिया जाए। यानी ये जो रॉड है उसमें कैपिटल Q चार्ज है, वो पूरे में फैला हुआ है, तो उस पूरे को एक जगह लेना हमको। तो वो एक जगह कहाँ लिया, सेंटर पर तो नहीं आ रहा है, वो एक जगह कहाँ लिया जाए कि अपना आंसर सेम आ जाए। तो मान लिया कि मैंने बोला यहाँ रख दिया, यहाँ से कुछ x1 डिस्टेंस पर रख दिया, तो ये x1 डिस्टेंस अगर निकालना चाहे तो बोलेंगे इस केस में कैपिटल Q को यहाँ रखा, यहाँ पर Q1 है, फोर्स उतना ही आना चाहिए। यानी फोर्स क्या आना चाहिए, K कैपिटल Q1 अपॉन x1 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू Q1 अपॉन 2L स्क्वायर। ऐसा अगर मैच कर रहा है तो बोलेंगे कि ये जो x1 है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो x1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो कोई सब कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू आ रहा है √2 इंटू L। यानी कि यहाँ से, कहाँ से, Q1 से √2L डिस्टेंस पर अगर मैं चार्ज पूरा कैपिटल Q रख दूं तो इस डिस्ट्रीब्यूटर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही उसको पूरे को एक जगह एक पॉइंट पर कंसेंट्रेट करके अगर रख देते हैं, इधर कहीं रख देते हैं, तो सेम फोर्स लग रहा होगा। यानी इस वाले पॉइंट को, इस कैपिटल Q चार्ज का सेंटर ऑफ कूलम्बिक फोर्स हम लोग बोल सकते हैं। जो कूलम्ब का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको सेंटर इधर हम एज्यूम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर एज्यूम किया तो भी सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ चार्ज आप इसको अगर बोल भी देंगे तो बोल सकते हो, लेकिन सेंटर ऑफ चार्ज सेंटर ऑफ मास जैसा नहीं होता है, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, जैसे सेंटर ऑफ मास निकाला था वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज होगा। सेंटर ऑफ मास क्या था, हर मासेस का एवरेज पोजीशन था, ये पोजीशन से लेने देने नहीं है। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कूलम्बिक फोर्स सेम लगने के लिए पूरे चार्ज को कहाँ रखा जाए, उस वाले पॉइंट को, ठीक है, हम लोग सेंटर ऑफ कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। इसलिए मैंने नाम ही अलग यूज कर रहा हूँ, मैं सेंटर ऑफ चार्ज यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ओके। और बुक में भी ये टर्म मिलेगा नहीं आपको सेंटर ऑफ चार्ज करके। सेंटर ऑफ चार्ज करके निकाला भी जाता तो उनकी उस केस में निकाला जाता जब इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह करते हैं सब, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ये चीजें रहती है, तो फिलहाल में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा x1 का वैल्यू इतना आ गया। ये
कितनी डिस्टेंस पर हम पूरा चार्ज कंसंट्रेट करेंगे, अगर एज्यूम करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, वो सेम वैल्यू का एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये फिलहाल मैंने एक इंडिकेट करके इसलिए बताया क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था अभी कि जो कूलम्बिक फोर्स है ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है, लेकिन इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसा ये फैला हुआ चार्ज था, पूरे रॉड में चार्ज था, यानी इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। और ये एक पॉइंट में चार्ज है, ये इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से भी फोर्स जो लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर Q1 में चार्ज, Q1 चार्ज में जो फोर्स है अगर वो इतनी वैल्यू का आ रहा है, ठीक है, तो Q1 की वजह से कैपिटल Q में भी कितना लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा। दोनों में हमेशा सेम फोर्स लगता है, यानी कि कूलम लॉ के अकॉर्डिंग Q1 और Q2 में जो फोर्स लग रहा था, क्या आया था फार्मूला, ऐसा आया था ना, कूलम ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 भी आ रहा है इसमें, Q2 भी आ रहा है, यानी कि दो चार्ज है, अगर ये Q1 है और एक Q2 है, बीच की डिस्टेंस मान लिया R है, तो जितना फोर्स इसमें लगेगा उतना ही इसमें लगेगा। ये मान लिया 1 कूलम है और ये 100 कूलम है, तो 100 कूलम में मान लिया कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 1 कूलम में अपोजिट में 10 न्यूटन का ही लगेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों चार्ज आ रहा है ना, दोनों आ रहा है, यानी कि 100 इंटू 10 आ जाएगा और दूसरे वाले में भी 100 इंटू 10 आ जाएगा, यानी दोनों चार्जेस में फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, भले ही एक चार्ज कम वैल्यू का, दूसरा चार्ज ज्यादा वैल्यू का हो। ठीक है, यानी जो फोर्स है मैग्नीट्यूड वाइज बोथ चार्जेस में सेम वैल्यू का रहता है, भले ही वो दोनों चार्ज है वो अलग अलग वैल्यू के क्यों ना हो, सेम वैल्यू के क्यों भी चलेगा। वो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, कूलम लॉ से आ जाएगा, डायरेक्शन अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और अपोजिट कब होगा, जब लाइक चार्ज होंगे, और अट्रैक्टिव कब होगा, यानी ऐसी में। ठीक है, वैसे देखा जाए दोनों ही केस में जो वेक्टर के हिसाब से दोनों ही चार्ज है Q1 और Q2, इसमें फोर्स हमेशा वेक्टर के हिसाब से ये इक्वल, फोर्स इक्वल नहीं है, फोर्स का क्या इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। फोर्स अगर देखा जाए तो इस Q1 में लगने वाला फोर्स F1, वेक्टर F1 क्या होगा, Fi क्या, और Q2 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वेक्टर F2, वो क्या हो जाएगा, F माइनस आई क्या। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में Q1 इक्वल टू क्या होगा, F माइनस आई क्या, और F2 वेक्टर F2 क्या होगा, प्लस F आई क्या, यानी कि कैपिटल F1 कैपिटल F2 दोनों वेक्टर के फॉर्म में जो फोर्स है वो डायरेक्शन अपोजिट है ना, इधर भी अपोजिट है और यहाँ भी अपोजिट है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वेक्टर के हिसाब से एक माइनस आई क्या तो एक प्लस आई क्या, डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा, भले लाइक चार्ज हो और अनलाइक चार्ज हो। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का वैल्यू दोनों में ही सेम रहेगा, भले एक कम वैल्यू का चार्ज हो, एक ज्यादा वैल्यू का चार्ज हो, कुछ भी हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइंट चार्जेस के लिए इसको और डिस्कस करेंगे। ठीक है।